Assalamu alaikum. Students, in today's lecture we will be critically analyzing an essay that is written by George Orwell, and the title of the essay is Shooting an Elephant. So this is a very important essay, and as far as this essay is concerned, while I was preparing this lecture, I found this research paper very interesting and very scholarly. So that is why we will be relying upon this रिसर्च पेपर फॉर द एलेबोरेशन ऑफ दिस लेक्चर। तो मैं यहाँ कुछ बातें पहले बता दूँ कि जो इम्पोर्टेंट यहाँ टेक्स्ट होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने उसको येलो के साथ हाईलाइट किया है, और जो टेक्स्ट है यानी जो इसकी अपनी टेक्स्ट है यानी शूटिंग एन एलिफेंट की, उसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो हम इसका एनालिसिस करेंगे, जो कि हमारे यहाँ आमतौर पे लिटरेचर के साथ समदिस थीम्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं, उसके आगे नहीं बताया जाता, तो हम उसको थोड़ा सा आगे एलेबोरेट करें। अब इसमें हम ज़ाहिर टाइटल से ये वाज़ह है कि दिस इज़ ओरिएंटलिज्म, ठीक है, एंड एनालिसिस ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ओरिएंटलिज्म इन शूटिंग एन एलिफेंट। तो मेरे लेक्चर इसको समझने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस को और फिर कल्चर एंड इंपीरियलिज्म को लाजमी समझें, क्योंकि कल्चर एंड इंपीरियलिज्म के अंदर मैंने ओरिएंटलिज्म को टच किया कि ओरिएंटलिज्म क्या है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं ज़्यादा ओरिएंटलिज्म को टच अपन नहीं करूँगा, चूँकि अगर इसको करेंगे फिर ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि हमने कल्चर एंड इंपीरियलिज्म का हमने पढ़ा था, यानी वी हैड स्टडीड इन कल्चर एंड इंपीरियलिज्म के जो लैंग्वेज के अंदर जो छुपे हुए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, यानी लैंग्वेज के अंदर जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं, यानी तो वो उसको एलेबोरेट किया जाएगा, ठीक है, इसके अंदर भी। अब हम इसमें देखते हैं कि एज फार एज दिस ऐसे शूटिंग एन एलिफेंट इज़ कंसर्न, दिस इज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, और आमतौर पर जॉर्ज ऑरवेल ही कहा जाता है, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो एरिक आर्थर ब्लेयर है। ये अब देखिए नाम बुलाना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपके नाम क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब आप पीपीएससी का पेपर देते हैं, किसी मुकाबले के इम्तहान में जाते हैं, तो वहाँ आपसे पूछ सकते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल का रियल नाम क्या था, ठीक है, वो पैदा कब हुआ था। इस लिहाज से बहुत अहम है। तो लेकिन जॉर्ज ऑरवेल उसका पेन नेम है, पेन नेम को हम कलमी नाम कहते हैं उर्दू के अंदर, ठीक है। अच्छा, जॉर्ज ऑरवेल के बारे में दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट अबाउट जॉर्ज ऑरवेल दैट जॉर्ज ऑरवेल वाज बोर्न इन बंगाल, ठीक है, एंड देन ही शिफ्टेड टू इंग्लैंड, ठीक है, और इंग्लैंड में फिर इसके बाद जो था ही बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट नावलिस्ट, ठीक है, एसेस्ट, क्रिटिक एंड जर्नलिस्ट। अब क्योंकि ये जर्नलिस्ट भी था, इसलिए इसकी जो राइटिंग खास तौर पे है ना, इसके नावल खास तौर पे जब हम इसके देखें, दो नावल जिसका हम थोड़ा जिक्र भी करेंगे। एक नावल है एनिमल फार्म और एक नावल है 1984। एनिमल फार्म 1945 में पब्लिश हुआ था और 1984 1949 में पब्लिश हुआ था। याद रखिए ये दोनों नावल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल फार्म खास तौर पर अगर आपने रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर सैटिरिकल एलिगोरिकल सैटिरिकल वर्क के तौर पे पढ़ना हो तो यू मस्ट रीड एनिमल फार्म, ठीक है। और अगर आपने जो सर्विलेंस होती है, ठीक है, यानी सर्विलेंस है, टोटलिटेरियनिज्म है, ठीक है, अगर आपने इसको पढ़ना हो तो आपको 1984 को लाजमी पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं जब बीए में था तो मैंने ये नावल एनिमल फार्म पढ़ा था। एनिमल फार्म बड़ा एक शाहकार नावल है, छोटा सा नावल का नावल हम कह सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी आपको नज़र आएगी कि जॉर्ज ऑरवेल की ज़ुबान बहुत खूबसूरत है, ठीक है। जब उसके आप प्रोज का मुताला करते हैं तो आप उसकी प्रोज से फैसिनेटेड हुए बगैर नहीं रह सकते, इतना खूबसूरत वो लिखता है, ठीक है। एक ये चीज़ होगी, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं आगे। अब इसके बारे में एज फार एज दिस स्टोरी और दिस एसे इज़ कंसर्न, इसके बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे, ठीक है, यानी ये कहते हैं कि जैसे लिखा है ऑटोबायोग्राफिकल एसे है, ठीक है, लेकिन इसमें ना ज़रूरी नहीं हम इसको यानी कह सकें कि वाकई ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है ना। तो इसमें चूँकि क्रिटिक्स है, क्रिटिक्स के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के यानी इसमें डिसएग्रीमेंट्स हैं, उसके अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाए जाते हैं कि आया कि वाकई है कि नहीं है। चलिए इसको बहस में हम नहीं पढ़ते, हम आगे चलते हैं। अब इसमें टोन देखें, ठीक है, टोन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं इस यानी लेक्चर के अंदर समरी नहीं बताऊंगा बल्कि क्रिटिकल एनालाइज करेंगे हम इनके डिफरेंट कंसेप्ट को हम करेंगे। तो अब देखिए कि इसका टोन क्या है। जैसे कि मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज फार एज द टोन इज़ कंसर्न द टोन शोज द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर और द राइटर टुवर्ड्स हिज टेक्स्ट एंड टुवर्ड्स द ऑडियंस, ठीक है। अब जहाँ तक इसका टोन है ये मिक्सड है, ये एम्बिवलेंट है। अब एम्बिवलेंट ऐसे ही है कि जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर मार्लो का टोन हमें नज़र आता है, वो भी हमें एम्बिवलेंट नज़र आता है। एम्बिवलेंट कैसे नज़र आता है कि ऑन दी वन हैंड यू सी दैट मार्लो, ठीक है,
इज सिंपथाइजिंग विद द नेटिव्स, ठीक है। ही इज़ एक्नॉलेजिंग के किस तरीके के साथ जो हाउ द पीपल, हाउ द अफ्रीकन पीपल, हाउ द पीपल ऑफ कॉन्गो आर बीइंग मिसट्रीटेड, हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड इन एन इनह्यूमन मैनर बाय द कोलोनाइजर। और दूसरी तरफ क्या करता है कि ये दूसरी तरफ उनको जैसे डिपिक्ट कर रहा है ना, ठीक है, उससे भी उसका एक यूरोसेंट्रिसिज्म नज़र आ रही है। तो अब यहाँ भी ये क्या होता है कि यहाँ भी इसका टोन काफ़ी हद तक जो होता है वो ambivalent है। On the one hand he despises the British Empire's mistreatment of the locals, considering the rulers of empire to be evil, ठीक है। On the other hand he resents the locals। अच्छा देखिए, यानी इसमें जो है ना कि यानी दो चीज़ें नज़र आ रही। एक चीज़ ये होता है कि वो लोकल से भी नफरत कर रहा है और वो कोलोनाइजर से भी नफरत कर, चूँकि बताते खुद भी तो वो कोलोनाइजर है, ठीक है। अब वो लोकल से इसलिए नफरत करता है क्योंकि लोकल उसके को मार्क करते हैं, उसको इंसल्ट करते हैं। अब लोकल उसकी इंसल्ट क्यों करते हैं? क्योंकि लोकल का इसका नैरेटर की इंसल्ट करना है, इसको सिंबलाइज करता है कि जो कॉलोनियल एंटरप्राइज था, इट वाज एन इम्प्रेसिव एंटरप्राइज, ठीक है। वाई इट वाज एन इम्प्रेसिव एंटरप्राइज, क्योंकि जो लोकल लोग थे, जो इंडिजिनस पीपल थे, उनको बड़ा बुरा सलूक किया जाता था। उनको जो होता है ना कि उनको छोटा समझा जाता था, उनको हकीर समझा जाता था, ठीक है। इस लिहाज से हमें ये बात सिंबलाइज करते नज़र आ रही। अब देखिए कि इसमें ओरिएंटलिज्म कैसे नज़र आते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि ओरिएंटल जो डिस्कोर्स होता है, ओरिएंटलिज्म जैसे कि किताब लिखी है एडवर्ड सईद ने, तो अब ओरिएंटल डिस्कोर्स के अंदर फर्स्ट इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिएंट, यानी ईस्ट के जो लोग होते हैं उनको मगरिब रिप्रेजेंट करता है और मगरिब उनको मिस रिप्रेजेंट करता है। पहले उनको ऐसे वो है नहीं जैसे उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी मगरिब जो होता है ना, अपने तनाज़र में उनको समझता है कि वो अनपढ़ हैं, वो जाहिल हैं, वो अनइनलाइटेंड है, अनकल्चर्ड एंड अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक है। अब जैसे देखें कि इस कहानी के अंदर, अगर आप इस कहानी से वाकिफ़ है ऑलरेडी, तो आप इस कहानी को देखें तो इसके अंदर भी ये बताया जाता है कि जब यानी जो एलिफेंट को जो होता है ना कि एलिफेंट को जब फाइंड करने की कोशिश की जाती है, तलाश करने की कोशिश की जाती है, तो जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वालों को जो नेटिव लोग होते हैं, नेटिव लोग कोई बताता है कि इधर है, कोई कहता है इधर है, कोई इधर है, यानी जो होता है ना कि व्हाट यू कैन से इज दैट कि वाइल दे वर सर्चिंग आउट फॉर द एलिफेंट, तो दे वर गिवन डिफरेंट आंसर्स बाय द डिफरेंट पीपल। तो अब ये डिफरेंट ज़ाहिर है लोग एक आंसर तो नहीं देंगे ना, ठीक है, हर बंदा अपने अपने तरीके से आंसर देगा। अब वहाँ क्या कहते हैं कि द नैरेटर कॉमेंट्स दैट दिस इज द केस ऑफ इन द ईस्ट, ठीक है। अब नैरेटर क्या कहता है, नैरेटर टेक्स्ट के अंदर हमें बताता है, कहते हैं जो ईस्ट वाले लोग होते हैं इनके साथ मसला ये है, ठीक है। ईस्ट वाले लोग जो होते हैं वो एग्जैक्ट बात बता ही नहीं सकते, वो सही बात बता ही नहीं सकते, ठीक है, ईस्ट वाले लोग। तो दैट इज़ वाई एक्चुअली फ्रॉम दिस वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट द पीपल हु आर ईस्टर्न, ठीक है, जो वेस्टर्न नहीं है, दे आर अनरिलायबल, ठीक है, जिनके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो सच नहीं बोल सकते, ठीक। तो हमें यहाँ ये बात हमें एक वाज़ह नज़र आ रही। अब इसके बाद देखें कि जब वो एलिफेंट को मारता है तो उसमें दो एटीट्यूड नज़र आते हैं, ठीक है। यानी यंगर कॉलोनिस्ट क्या कहते हैं कि इनअप्रोप्रिएट है इसको किल करना, ठीक है, किल करना, ठीक है, यानी जंगल, तो बिकॉज एलिफेंट्स आर वैल्यूएबल, ठीक है। हाउएवर द नैरेटर, अच्छा एलिफेंट जो होता है ना कि वैल्यूएबल है, और वैल्यूएबल किससे ज़्यादा है, कूलीज से। अब कूलीज कौन लोग हैं, कूलीज कौन लोग हैं, ये दीज आर द नेटिव इंडिजिनस पीपल, ठीक है, ये वो लोग हैं जो उनके काम करते हैं, ठीक है, जो कॉलोनाइजर के काम कर रहे हैं। तो यहाँ अब ये क्या किया जा रहा है कि एक्चुअली द कूलीज दे वर प्रेजेंटेड एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट दैन द एनिमल, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो होता है ना एक खास किस्म की एक नफरत का इजहार हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बहुत अहम हम बात करने वाले हैं तो इस हवाले से। देखिए नैरेटर जो होता है, इसका जो नैरेटर है, इसका नैरेटर परसेप्शन कैसी है, नैरेटर हाउ ही परसीव्स द बर्मीज, ठीक है, बर्मा के लोगों को परसीव कैसे करता है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले इसने बात बताई, कहते हैं कि नैरेटर क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द नैरेटर, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैंने पहले बताया कि मैंने ग्रीन से हाईलाइट की है। इफ़ द यूरोपियन वोमेन, ठीक है, वो वेंट टू द बाजार अलोन समबडी वुड प्रोबेबली स्पिट बेटर जूस ओवर हर ड्रेस, ठीक है, दिस हैपेंड मोर देन वंस। अच्छा यहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ जो वोमेन की मिसट्रीटमेंट होती है बिल्कुल होती होगी। अब ये नहीं हम कह रहे कि यानी हम इसमें अपोलॉजी नहीं कर सकते कि उनकी मिसट्रीटमेंट नहीं होती होगी, ठीक है, लेकिन उसको ये देखिए ऐसे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे क्या था कि जैसे ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया के अंदर जो होता है ना कि लोगों को साथ सलूक ही बुरा किया जाता है, यानी जो नेटिव लोग हैं, नेटिव लोग खुद ही अपने एक दूसरे के साथ बुरा सलूक करते हैं। और ये असल में क्या करते हैं, इस असल में एक पोलिटिकल स्टेटमेंट है ना, यहाँ का मतलब होता है कि फिर जो
जो यानी जो कोलोनाइजर्स हैं, कोलोनाइज़र आए हैं, कोलोनाइज़र इसीलिए आए हैं कि इनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ ये बात नज़र आ रही है। इसके बाद देखें कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर हमें कैसे नज़र, इंडिजिनस कल्चर की मिस रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है, ठीक है। अब मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे नज़र आती है, कहते हैं द यंग बुद्धिस्ट प्रीस्ट वर ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ ऑल, ठीक है। अब देखें कि रिलीजन जो होता है, यहाँ को मजहब है, तो मजहब को जो होता है ना कि यानी उसको डिमोनाइज किया जा रहा है, ठीक है। मजहब को एक कम तर करके बयान किया जा रहा है, यानी इसके मुताबिक, नैरेटर के मुताबिक ये कि जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट हैं चूँकि इससे नफरत करते हैं, अब नफरत तो वो करेंगे, ठीक है, चूँकि जब आप किसी के मुल्क को गुलाम बना लें, किसी के मुल्क के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लें, हेजमनी कायम कर लें, तो वो आपसे मोहब्बत तो नहीं करेंगे, वो नफरत ही करेंगे ना, ठीक है। तो वो कहते हैं ये बिल्कुल जो ये लोग हैं ये क्या है, ये बिल्कुल वेले हैं, इनको कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो होता है ना कि उनके मजहब को एक डिमोनाइज़ किया जा रहा है, उनके मजहब को बिलिटल किया जा रहा है। हालांकि बुद्धिस्ट जो होते हैं वो अमन के लोग हैं, यानी उनको पुरअमन लोग भी समझा जाता है, ठीक है, अगर हम अपनी तारीख का मुताला करें। हाँ, उसमें यानी मसाइल भी हो सकते हैं। अब जैसे देखें, अब इसके बाद आगे होता है एक लफ्ज़ होता है इसेंशियलिज्म और एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन। ये देखिए दो क्रिटिक्स हैं, ठीक है। ये दो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये जो नैरेटर है ना, इसके अंदर शूटिंग एंड एलिफेंट के अंदर वो इसेंशियलिज्म का, स्वीपिंग जनरलाइजेशन का यानी शिकार है, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल फैलिसिस होती है ना, लॉजिकल फैलिसिस में आती है एसेंशियलिज्म, आती है स्वीपिंग जनरलाइजेशन आती है कि हम जो होता है ना कि हम एक चीज़ को देख के ना तो कुल पे अप्लाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम किसी यानी मुसलमान को, किसी दाढ़ी वाले को हम तो गलत काम करता देखें तो हम कहते हैं सारे के सारे दाढ़ी वाले गलत होते हैं, ठीक है। या किसी मुसलमान को चोरी करता देखें तो हम कहेंगे सारे के सारे मुसलमान चोर होते हैं। ऐसे अगर किसी ईस्टर्न को यानी गलत काम करता देखते हैं तो कहते हैं कि सारे का सारा कल्चर ही ऐसा, इसे इसेंशियलिज्म कहते हैं, एसेंशियलिज्म। तो वो कहते हैं एसेंशियलिज्म कैसे नज़र आती है, ठीक है। वो कहता है कि वी बिगिन क्वेश्चनिंग द पीपल, ठीक है। अब देखें कि यहाँ बहुत वही बात ऊपर जो हमने की है, वी बिगिन क्वेश्चनिंग द पीपल एज टू वेयर द एलिफेंट हैड गॉन एंड एज यूजुअल फेल टू गेट डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज इनवेरिएबली द केस इन द ईस्ट। ये टेक्स्ट के अंदर से कूट के इसमें दो लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लफ्ज़ है एज यूजुअल और एक लफ्ज़ है इनवेरिएबली, ठीक है। अच्छा, एज यूजुअल भी एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है, और ये जो इनवेरिएबली ये भी एडवर्ब है, ठीक है। अब एज यूजुअल क्या बताता है, कहते हैं द फ्रेज एज यूजुअल सुजेस्ट दैट दिस इज द लैक ऑफ क्लैरिटी एंड डायरेक्टनेस इज द इनेट एंड कस्टमर इन द ओरिएंटल्स, ठीक है। यानी ये जो फ्रेज यूज़ करना, देखिए लैंग्वेज के अंदर छुपे हुए स्ट्रक्चर को हमें तलाश करना चाहिए, ठीक है। तो एज यूजुअल हमें ये बता रहा है कि जो वेस्ट है, ठीक है, वो अपने इमेजिनेशन के अंदर ईस्ट को जो होता है, ईस्ट को एक फिक्स क्वालिटीज़ रखते हुए यानी पाता है, ठीक है। वो क्या होता है, कहते हैं इसेंशियलिज्म मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिजिनस पीपल एज हैविंग फिक्स ट्रेड्स, ठीक है। अब वो ट्रेड्स जो होते हैं वो क्या होती हैं, वो तब्दील नहीं हो सकती, यानी वो एक वो ट्रेड्स क्या होते हैं कि दे आर अनरिलायबल पीपल, दे आर अनएजुकेटेड पीपल, दे आर अनसिविलाइज्ड पीपल, हम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ से जो दो कल्चर होते हैं ना, एक ईस्ट और वेस्ट, उनके दरमियान हमें इंटरेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। उनके दरमियान इंटरेक्शन जो होता है वो बड़ा एक अहम है, ठीक है, कि यानी फ्रॉम दिस वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के साथ ईस्ट जो वेस्ट है, जो मगरिब है, वो ईस्ट के जो नैरेटिव्स होते हैं, ईस्ट के जितने भी कहानियाँ, ईस्ट के अपने जितने भी बयानियाँ, जितने नैरेटिव्स होते हैं, उनको किस तरह जो होता है ना कि सस्पिशन की निगाह से देखते हैं, उनको किस तरीके के साथ जो होता है ना कि एक इनक्रेडिबिलिटी की निगाह से देखते हैं। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यानी ये जो स्टोरी के अंदर उसका जो एटीट्यूड है वो हमें ये बता रहा है कि जो वेस्ट का एटीट्यूड ईस्ट के नैरेटिव्स की तरफ क्या है, ठीक है, ईस्ट की तारीख की तरफ क्या है, ईस्ट की कल्चर की तरफ क्या है, ठीक है। अब इसमें एक ये बात है। दूसरा लफ्ज़ है इनवेरिएबली। अब इनवेरिएबली देखिए ये क्या बताता है, कहते हैं द एडवर्ब इनवेरिएबली रीइंफोर्सेस दिस व्यू। अब इनवेरिएबली उसने बताया कि ये यानी ये जो व्यू है इसको ज़्यादा रीइंफोर्स करता है, ठीक है। तो यहाँ ये बात नज़र आ रही है कि यानी जो कल्चरल इंटरेक्शन है हमें वो भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो आगे देखें, आगे ये बहुत बड़ी अहम बात है, आगे देखें ये बहुत अहम इस लिहाज से है, फिर टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि दे हैड सीन द राइफल एंड वर ऑल शाउटिंग एक्साइटेडली दैट आई वाज गोइंग टू शूट द एलिफेंट, द पीपल एक्सपेक्टेड इट ऑफ मी, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ शूटिंग द एलिफेंट, ठीक है, बट आई डिड नॉट वांट टू शूट द एलिफेंट, ठीक है। अच्छा, वो अपने आप को एक्नॉलेज भी कर रहे, बार बार जो था रिपीटेडली इस बात का इसरार कर रहे कि मैं उसे नहीं मारना चाहता था, ठीक है। ये लोग थे, तो ये कौन सा लोग थे, ज़ाहिर ये दीज वर द इंडिजिनस पीपल, दीज वर द नेटिव्स, ठीक है। और नेटिव्स ने उसे बार बार यानी उसे पुकार के शाउट कर करके उससे यानी अपनी एक्सपेक्टेशन बांध ले कि तुमने इसे मारना है, ठीक है। इट इज़ यू एंड ओनली यू हु विल हैव टू किल हिम, ठीक है। अब यहाँ वो कहते हैं कि मैं तो नहीं मारना चाहता था, यानी इन्होंने मुझे मजबूर किया। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि आई डिड नॉट वांट टू किल द एलिफेंट, ठीक है, क्योंकि एलिफेंट ऑफ हार्मलेस है, ठीक है।
तो लेकिन ये बट दीज आर द पीपल, ये कौन सा लोग है, दीज आर द नेटिव्स, दीज आर द इंडिजिनस पीपल कि जिन्होंने मुझे यानी बार बार प्रम्प्ट किया, जिन्होंने इंसिस्टेंस किया, जिन्होंने इसरार किया कि इसको मारो, ठीक है। अब इसका मतलब है कि यानी राइट इनडायरेक्टली अगर हम देखें इसको, इन बिटवीन लाइन्स अगर हम इसका एनालिसिस करें तो हमारे सामने ये बात आती है कि जो नैरेटर है, नैरेटर सिंस ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोलोनाइजर, ठीक है, तो ये सिंपथेटिक है, ठीक है। और ये जो नेटिव्स हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, ये क्रूअल है, ठीक है। तो यहाँ से देखें किस हद तक जो है ना ज़ुबान के अंदर छुपी हुई पॉलिटिक्स हमें नजर आती है अगर हम टेक्स्ट की तरफ बिटवीन लाइन पढ़ना सीखें, ठीक है। इसमें साइकोलॉजिकल डिलेमा, अब साइकोलॉजिकल डिलेमा अगर हम इस एक एंगल से देखें, अगर हम ओरिएंटल नुक्ता नज़र से हट के देखें, ठीक है, उसका साइकोलॉजिकल डिलेमा क्यों नज़र आता है, ठीक है। यानी एक आमतौर पे कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स होते हैं ना, ठीक है, जब इन्वायरमेंट के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब हम एक सिचुएशन को डील करने के यानी इसकी सलाहियत खो बैठते हैं, ठीक है, यानी पर्सनल स्किल्स खो बैठते हैं, तो तब भी एक साइकोलॉजिकल डिलेमा हमें होता है। एक तो ये सेंस होता है, दूसरा साइकोलॉजिकल डिलेमा भी हम पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल डिलेमा है, ठीक है। यानी अपेरेंटली हमें ये लग रहा है कि वो उसे नहीं मारना चाहता था, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि यानी उसके मारने का जो मीनिंग है, उसके मारने का मीनिंग, उससे ये हम आस कर सकते हैं कि जो नेटिव्स हैं वो जालिम है, ठीक है, और जो कोलोनाइज़र है वो यानी वो सिंपथेटिक है, ठीक है, वो काइंड है, वो उसे नहीं मारना चाहता था। यहाँ से ये इमेज में नजर आता है। अब ये देखें लिखा हुआ है कि द इमेज ऑफ द क्रूअल ओरिएंटल्स इज अननोइंगली कंस्ट्रक्टेड व्हिच इज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द वेस्टर्न इमेजिनेशन ऑफ द ओरिएंटल्स। अब इसके बाद आगे देखें, आगे एक चीज़ आती है कि रिडक्शन ऑफ द नेटिव्स टू द लिटिल बीस्ट्स ग्रेट बीस्ट, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट को फिर हम एनालिसिस करते हैं। ऑल आई न्यू वाज दैट आई वाज स्टक बिटवीन माई हेट्रेड ऑफ द एम्पायर आई सर्व्ड एंड माई रेज अगेंस्ट द इवल स्पिरिटेड लिटिल बीस्ट। अच्छा देखिए यहाँ लिटिल बीस्ट कौन है कि द नेटिव्स, द इंडिजिनस पीपल, ठीक है, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, मकामी बाशिंदे हैं, वो क्या है, वो छोटे बीस्ट हैं, ठीक है, और हाथी जो था बड़ा बीस्ट है। तो यहाँ आप देखें कि फ्रॉम दिस वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी easily to what extent the natives have been reduced to the level of the beast, ठीक है। तो यानी जब beast होगा, मिसाल के तौर पे अगर beast होता है, यानी अगर कोई यानी डंकी है, हार्स है, या दूसरे बीस्ट होते हैं, ठीक है, तो हम उनको मार सकते हैं ना, हम उनको चाबक मार सकते हैं, हम उनको यानी कंट्रोल करने के मार भी सकते हैं। इससे हमें ये वाज़ह हो रहा है कि दोज पीपल, ठीक है, एक्चुअली द पीपल, ठीक है, दीज आर द लिटिल बीस्ट्स, ठीक है, यानी ये जो ये भी बीस्ट है, ये भी जानवर है, ये भी वैशी हैं, ये भी दरिंदे हैं, ठीक है। तो वैशियों को, दरिंदों को मारना, उनके ऊपर जुल्म करना, उनके ऊपर यानी तो ये कोई बात जो थी, ये तो जस्टिफाइड बात हो ना, तो कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर हमें ये जस्टिफाइड बात नज़र आती है। ऐसे जैसे देखें कि जब इंडिया के अंदर जब गोरे थे, अंग्रेज़ों ने जब यहाँ हुकूमत की, तो यानी वो एक यानी जिस तरह टोकरी सी होती है, टोकरी सी बना के, तो जो नेटिव्स थे, नेटिव जो लोग थे, बाशिंदे थे, उनके पीठ के ऊपर जो था टोकरी रखते थे, खुद ऊपर बैठ के सैर करते थे। तो अब क्यों करते थे? चूँकि देखिए अब अगर एक गधे के ऊपर एक इंसान बैठ जाए तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये बुरा कर रहा है, क्योंकि गधा इसीलिए बनता है। तो इसीलिए जो कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर जो नेटिव लोग हैं, ठीक है, वो ऐसे ही हैं, उनको ऐसे ही ट्रीट किया जा सकता है, उनको चाबक मारी जा सकती है, उनको सब कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ से हमें ये भी एक एलिमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप ये जो इनसाइट होती है हमें कल्चर एंड इंपीरियलिज्म के अंदर हमें नज़र आती है कि किस तरीके के साथ एडवर्स साइड हमें ये बताता है कि जो कल्चर होता है एक प्रोटेक्टिव एंड क्लोजर नहीं होता, ठीक है। जैसे कि कल हमने बात की थी कि कल्चर के अंदर पॉलिटिक्स होती है, कल्चर के अंदर छुपे हुए अज़ाइम होते हैं, सियासत के अज़ाइम होते हैं, तो हमें उसको देखते रहना चाहिए। अब इसके बाद देखें एलिफेंट सिंबलाइज भी कर रहा होता है। एलिफेंट जो होता है कि अपेरेंटली तो ये एलिफेंट को यानी शूटिंग एन एलिफेंट वाली बात होगी, ठीक है, लेकिन इन बिटवीन द लाइन देखें जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट स्टैंड्स फॉर द ईस्टर्न, ठीक है, स्टैंड फॉर द ओरिएंटल वर्ल्ड, ठीक है, विद अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड वास्ट लैंड। जैसे देखें हमारे इंडिया की जो मूवीज़ अगर हम देखते हैं, हम अपने एरिया की, इंडिया की, पाकिस्तान की, जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे, ठीक है, तो हम अगर इनकी पुरानी मूवीज़ भी देखें, यहाँ हाथियों का आपको एलिमेंट बड़ा नज़र आता है, मूवीज़ में नज़र आते हैं। तो हाथी क्या होता है, एलिफेंट क्या होता है, दे कैन बी टेकन टू बी द कल्चरल सिंबल्स ऑफ द ईस्ट, ठीक है। अब वो हाथी के हाथी मैड हो गया है, कौन मैड हुआ? हाथी मैड हुआ है, ठीक है। अब जब मैड हो जाएगा, कोई जानवर जब मैड हो जाता है, ठीक है, तो अगर उसे रोका नहीं जाएगा तो तबाही और बर्बादी करेगा, ठीक है। इसी का मतलब ये होता है कि यानी कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर
जो यानी इंडिजिनस जो पीपल हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, ठीक है, ये मैड है, ठीक है ना, ये जो था ना कि ये कोई ये सैन नहीं है, ठीक है, इनसैन है, ठीक है। तो इनकी सैनिटी को इनसैन लोगों से ये दुनिया को बचाने के एक ही तरीका, दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि आप इनको इनसैन जो लोग होते हैं इनको पहले सैन करें, इनको एजुकेट करें, इनको सिविलाइज करें, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, नहीं होते इनको मार दें। इसका मतलब है कि इनको मारना भी जो है ना कि बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, तो कहते हैं कि द वेस्टर्न इंपीरियल कॉलोनिस्ट डिक्लेयर दैट सिंस द ईस्ट इज बैकवर्ड, डेस्टिट्यूट एंड turbulent, the colonizer have to transform the rule and rule the east. Elephant, ठीक है, अब एलिफेंट तबाही करता जाता है, तबाही का तो तबाही से बचाना भी तो है ना, ठीक है। तो ऐसे ही कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर जो नेटिव्स हैं, जब वो तबाही करेंगे तो उनको फिर रोकना तो है ना, ठीक है, कि या उनको ऐसे रखा जाएगा, ये भी एक एलिमेंट नज़र आता है। अगर देखिए फेस सेविंग का कंसेप्ट है कि यानी चूँकि ये वाइटनेस के साथ बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंस ही द नैरेटिव इज़ वाइट, ठीक है, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वाइट सिविलाइजेशन। अभी एक नावल है इसका मोहसिन हामिद का, उसका नाम है द लास्ट वाइट मैन, ठीक है। तो द लास्ट वाइट मैन के अंदर भी इसने बड़ी खूबसूरत की बात की है। कहते हैं जो वाइटनेस का वायरस है ना, जैसे देखिए कोरोना वायरस है ना, ठीक है, कोविड-19 था, ठीक है। तो कोविड-19 जब आया तो लोगों ने यानी अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो रेसिज्म जो था ना, वाइटनेस का जो रेसिज्म है खासतौर पे, ये बहुत बड़ा वायरस है और ये एक ऐसा वायरस जिसका क्यूर नहीं है, ठीक है, जिसका क्यूरेबल यानी क्यूर नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि वाइट कहता है वाइट हमारे, क्योंकि वाइट को हर तरीके से बचाना है, ठीक है, वाइट की इज्जत भी बचानी है, वाइट की हमने जो होता है ना कि उसकी इज्जत तकरीम भी करनी है, ठीक है, क्योंकि एक वाइट एक सिविलाइजेशन को हम कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक टर्म होती है पोस्ट कॉलोनियल स्टडी, क्रोमेटिसिज्म। क्रोमेटिसिज्म का मतलब कलर पॉलिटिक्स है, ठीक है, कि कलर्स की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करना, ठीक है, कि फला रंग है वो सुपीरियर है, फला रंग इन्फीरियर है, ठीक है। अब आप देखें कि अगर हमें तो इन्होंने गोरू ने कोलोनाइज किया ना, ठीक है, इस हवाले से देखें कि यहाँ भी हमें उनका एक कंसेप्ट नज़र आता है, ठीक है। आज भी हम देखें जितनी भी कॉस्मेटिक्स होती है सारी की सारी रंग गोरा करने वाली हैं, ठीक है। तो ये हवाले से यानी कंसेप्ट है, इस हवाले से आप इसको यानी एनालाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।